प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री एस धनराजू और स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य और जिला स्तर के सभी अधिकारी गण भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। यह कार्यक्रम दूरदर्शन, फेसबुक, ट्विटर, विमर्श और राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल, सीएमओ एमपी, जनसंपर्क विभाग के पोर्टल, वेबकास्ट आदि विभिन्न संचार माध्यमों से लाइव प्रसारित किया जा रहा है। इस वर्ष हमारा शैक्षणिक सत्र तो 15 जून से प्रारंभ हो गया है, तथापि स्कूल खोलने की कार्यवाही हाल ही में प्रारंभ हो सकी है। अतः वर्ष के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों के प्रोत्साहन तथा मनोबल वृद्धि के लिए उनसे संवाद करने, परिवार में पठन पाठन के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने तथा को एजुकेटर के रूप में अभिभावकों की भूमिका के बारे में अपने विचार साझा करने तथा शिक्षकों से जो अपेक्षाएं हैं उसके बारे में उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही आज के इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है। मैं सबसे पहले कार्यक्रम की भूमिका और स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहूँगी और उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा समय हमारे लिए चुना, हमको प्रोत्साहित की शुरुआत की है। सर, हम सभी आपके बहुत आभारी हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से सर आप जो हमको प्रेरणा देंगे उसका हम पालन करेंगे। पिछला वर्ष हम सब जानते हैं कि बहुत ही चैलेंजिंग वर्ष था हम लोगों के लिए। कोविड-19 के आने के बाद से विभाग की जो गतिविधियाँ थी उनमें बहुत किस्म की बाधाएं आई और स्कूल को बंद रखना पड़ा। इस दौरान से हम लोगों ने कोविड के दौरान बहुत सारे प्रयास किए जिससे कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके। आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने रेडियो स्कूल प्रारंभ किया, इसके अलावा दूरदर्शन के माध्यम से क्लासेस लगाए, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे स्कूलों ने चलाई, इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल कार्यक्रम के अंतर्गत भी हम लोगों ने बच्चों को स्टडी मटेरियल भेजा। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए उनके लिए हमने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम प्रारंभ किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने अभिभावकों से अनुरोध किया कि वो घर पर ही बच्चों को स्कूल जैसा माहौल दें और उसमें बच्चों की पढ़ाई को निरंतर रखने की व्यवस्था करें। लास्ट ईयर की सिर्फ परिस्थितियों को देखते हुए सर आपने बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल करने का भी निर्णय लिया, जो कि एक प्रकार से सर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बहुत ही आवश्यक निर्णय था। हाल ही में कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और 29 तारीख को सर हम लोगों ने बोर्ड के 12वीं की परीक्षा का भी रिजल्ट को डिक्लेयर किया है सर। इस वर्ष सर हमारे जो शिक्षक गण हैं और जो स्कूल शिक्षा विभाग का समस्त स्टाफ है, उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बहुत मेहनत करी बच्चों को पढ़ाई उनकी जारी रखने में। इसके अलावा जो जिला प्रशासन द्वारा जो भी कोविड एफर्ट्स किए जा रहे थे सर, उसमें भी उनका बहुत योगदान रहा। योग से निरोग कार्यक्रम में भी हमारे शिक्षकों ने योगदान दिया, टीकाकरण कार्यक्रम में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। इस दौरान सर बहुत सारे हमारे शिक्षकों ने दुर्भाग्य से अपने परिजनों को खोया भी है, हमारे बच्चों को भी परिवार में सर बीमारी का दंश उन्होंने झेला है। बहुत सी कठिन परिस्थितियां रही हैं। इस सारी परिदृश्य के दौरान शिक्षा का जो सत्र है वो 15 जून से प्रारंभ हो गया था, लेकिन स्कूलों को सर आपके मार्गदर्शन में धीमे धीमे खोला जा रहा है। 11वीं 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, 5 अगस्त से 9वीं 10वीं की कक्षाएं प्रारंभ होंगी और उसके बाद समय और काल के अनुरूप आप आगे का निर्णय लेंगे सर। हम आपको सर धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने ऐसे समय में हमारे शिक्षकों को, बच्चों को और उनके पेरेंट्स से बात करने का निर्णय लिया है, जिससे इस सत्र में हमें क्या कार्रवाई करनी है उस पर आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो सके। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे का भी आयोजन किया जाएगा सर। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सर आप उस पर भी हमारे सभी स्टाफ को सर मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे सर। मैं सर अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय। अब माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से अनुरोध है कि वे हमें अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज के विद्यार्थियों, पालकों तथा शिक्षकों से संवाद के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी,
अन्य सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में जुड़े सभी अभिभावकगण, विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों, बंधु भगिनी, आज हम सौभाग्यशाली है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यह संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया है और जिसमें हम सब लोगों को, पूरे विभाग को भी, अभिभावकों को भी, शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को भी नए वर्ष की चुनौतियों को समझने में और उससे कैसे आगे बढ़ने में हम सब लोगों का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। हम पिछले साल की जो संकट था, कोरोना के कारण क्लासें नहीं चली थी, विभिन्न माध्यमों से कक्षाएं प्रारंभ की गई थी, लेकिन कुल मिलाकर के जितनी पढ़ाई होना चाहिए उतनी नहीं करा पाए थे। फिर भी शिक्षा के निरंतरता को हमने लगातार आगे बढ़ाया था। इस वर्ष हमने अभी जो चुनौती है उसको समझते हुए भी, लेकिन बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए 11वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लिया है, जो चल रहा है। हमने उसके साथ साथ ये भी तय किया है कि आगे आने वाले समय में यदि परिस्थिति सब ठीक रहती है तो 9वीं और 10वीं की कक्षाएं भी 5 अगस्त से प्रारंभ करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने सुरक्षा की दृष्टि से बड़े एक निर्णय के साथ में कि हम वैक्सीनेशन का जो भाग है हमारे जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए उसको पूरा करेंगे, तभी हम उनको कक्षाओं में या पढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे सामने बच्चों का जीवन सुरक्षित रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब हम कार्य योजना तैयार करके सावधानी के साथ कदम उठा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार से हमारे बच्चों का जीवन पर सुरक्षा पर किसी प्रकार का खतरा ना बने। हम सब जानते हैं कि हमने जिस प्रकार से पिछले साल में और भी पढ़ाई की है और उसके कारण से इस वर्ष हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल निर्माण किया है, उसके मार्गदर्शन में काउंसलर भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि किसी बच्चे को यदि कोई निराशा हो, किसी प्रकार की चिंता हो, तो उस चिंता से वो मुक्त कैसे हो, उसका निराकरण, समस्या का निराकरण कैसे हो, ये भी विभाग के द्वारा एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि पिछले साल, जैसा हमारे पीएस ने भी बताया है, कि हमारे शिक्षकों के साथ साथ हमारे अभिभावकों का भी बड़ा योगदान रहा है। अभिभावकों ने विद्यार्थियों को घर में पढ़ाने के लिए जिस प्रकार का मेहनत की है, परिश्रम किया है, अपने घर को ही विद्यालय का स्वरूप देने में भी शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों का भी योगदान भी रहा है। फिर इस प्रकार की चुनौती हमारे सामने है, उसमें भी हम सबको अपने काम के साथ साथ बच्चों के जीवन को निरंतर शिक्षा की ओर बनाए रखने के लिए, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए चिंता करने की आवश्यकता रहेगी। मैं समझता हूँ सभी अभिभावक अपने बच्चों के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मैं प्राचार्यों और शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। विगत वर्ष की जो चुनौतियाँ थी उनको जिस प्रकार से सामना किया है और आगे बढ़ने की कोशिश की है, इस वर्ष भी प्रतिदिन मैं निवेदन करूँगा उनसे कि प्रतिदिन अपने स्कूलों में जाए, शालाओं में जाए और बच्चों में साहस और हिम्मत दे करके बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कोरोना महामारी के कारण से किसी प्रकार निराशा या हताशा की जरूरत नहीं है। हम सबको मिलकर के आगे बढ़ने की जो हमारे सामने चुनौती है और जो पढ़ाई का क्रम टूटा है उसको हम निरंतर जारी रखने का काम आगे करते रहें। एक विशेष बात ये है कि इस वर्ष नवंबर के महीने में हमारी जो NAS का सर्वे होता है, उस सर्वे 3, 5, 8 और 10वीं की कक्षाओं के आधार पर होता है। उसके लिए भी हमारे सभी विद्यार्थियों को भी और हमारे शिक्षकों को भी तैयारी करके रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का हमारे मध्य प्रदेश का स्तर उसमें आता है वो बहुत अच्छा नहीं आता है। लेकिन इस बार हम कोशिश करके उस सर्वे में भी हमारा स्थान बना पाए, इस प्रकार की सबको कोशिश करने की जरूरत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमको नई दिशा दी है, उससे हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए मध्य प्रदेश में भी हमने जो प्रयास किया है, प्रारंभ किया है, उसमें हम CM राइस योजना के तहत
जो सर्व सुविधा युक्त हम स्कूल बनाने जा रहे हैं। हमने उनका चयन लगभग कर लिया है। आगे हम उसको इसी साल से पूरा कार्य योजना धरातल पर लागू करने वाले हैं। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब हम मध्य प्रदेश के बारे में एक धारणा बदल देंगे कि हमारे यहाँ का स्कूल शिक्षा विभाग कमजोर होता जा रहा है, पढ़ाई का स्तर कमजोर होता जा रहा है, उसको हम बदल देंगे। क्योंकि हम 350 स्कूलों में इस योजना के माध्यम से सभी सुविधा दे करके और संस्कृति के साथ साथ और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समावेश करते हुए हम एक प्रकार के लक्ष्य को हासिल करेंगे। मैं फिर से सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों और सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने आज हमारे लिए समय निकाल करके और इस संवाद के कार्यक्रम में समय दे करके हमको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले विदिशा जिले से कुमारी आस्था तिवारी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आस्था कक्षा 10वीं की छात्र हैं। बस आप आस्था जी। आस्था, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। नमस्ते सर। आप कौन सी क्लास 10th में हो? 10वीं में हो? जी सर। जी सर। तो 9th पास करके अभी 10th में आई हो या 10th पास किया है? सर 9th पास आउट कर अभी 10th में आई हूँ। 10th में तो बोर्ड एग्जाम होता है, आपको पता है? जी सर। तो उसकी तैयारी तो बड़ी मेहनत से करनी पड़ती है। जी सर। आप तैयारी कैसे करेंगी बताएंगे जरा? सर आपने जो ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करवाई है हम लोगों के लिए, उसी के थ्रू और थोड़ी सेल्फ स्टडी भी। अच्छा। बेटी आपकी हॉबीज कौन कौन सी है बताओगे जरा? सर मेरी स्टडी और एंकरिंग मेरी हॉबी है। अरे वाह, डांसिंग कहीं सीख रहे हो क्या बेटे? क्या सर? जी सर। एंकरिंग, हाँ एंकरिंग। तो ये एंकरिंग हॉबी है आपकी, तो करते क्या हो इस हॉबी को पूरा करने के लिए? सर मेरे स्कूल में जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है एंकरिंग की और मेरे को अच्छा लगता है बोलना, इसलिए। वेरी गुड। ये जो एंकरिंग है ये न केवल विषयों को स्पष्ट करना सिखाएगी बल्कि आपको बहुत अच्छा वक्ता भी बनाएगी। वैसे भी मुझे लग रहा है आप अच्छी वक्ता तो हो ही, अच्छा बोल रही हो आप, शब्दों का चयन बहुत बेहतर है आपका। अच्छा, कोरोना काल में स्कूल तो खुले नहीं, फिर पढ़ाई कैसे की आपने? सर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू और सेल्फ स्टडी। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान मिलना चाहिए वो हमको मिल जाता था? सर जितना ज्ञान हमें ऑनलाइन क्लासेस से मिलता था वो मतलब हमें जितना जो भी हमारी स्टडी होती थी वो टीचर्स बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन करते थे और जो भी क्वेरीज होती थी वो भी बताते थे अच्छे से। ऑनलाइन और एक्चुअल जब क्लास लगती है उसमें अंतर क्या समझ में आता है? सर अंतर ये समझ में आता है कि ऑफलाइन क्लासेस में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टीचर से और इंटरनेट जब कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो वहाँ नहीं होती है। अच्छा बेटी, आगे क्या बनना चाहते हो आप? सर IAS ऑफिसर। वेरी गुड, थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है आपका आत्मविश्वास देख के कि आप भविष्य की IAS अफसर होंगी। थैंक यू। खूब मेहनत करते रहें और आपको आस्था बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और आशीर्वाद भी। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतिभागी हैं दमोह से श्री प्रशांत राही। प्रशांत नमस्कार बेटे, आवाज आ रही मेरी? नमस्ते मामा जी। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 11th। मतलब 10th पास करके 11th में आए हो? यस मामा जी। तो 10th में तो बोर्ड का एग्जाम होता है। यस कितने % आपके मार्क्स हैं? 94। 94, वेरी गुड। थैंक यू। अब ये 94% मार्क्स लाने के बाद आगे बनने का क्या इरादा है? सर इंजीनियर। इंजीनियर? अच्छा, इंजीनियर बनने का ख्याल क्यों आया? सर उसमें इंटरेस्ट है सर, टेक्नोलॉजी में। अच्छा, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। आपका प्रॉपर दमोह के या दमोह में कहीं जिले में गांव के? सर दमोह के लोकल।
अच्छा, पिताजी माताजी क्या करते हैं? सर पिताजी मजदूर हैं, सर माताजी गृहिणी। अच्छा, माताजी गृहिणी। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं यस सर। जो मेहनत कश परिवार में पैदा हुए, यस सर। लेकिन मेहनत और परिश्रम करके बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। यस सर। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन, वो भी ऐसे ही एक बच्चे थे जो मेहनत Yes, कश परिवार से आते थे। कोरोना में बेटा, कोरोना काल अभी चल रहा है। यस सर। कोरोना में काम भी करना है, पढ़ना भी है और Yes, sir. संक्रमित भी नहीं होना, तो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखते हैं? सर सावधानी, सर मास्क लगा के रखते हैं सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और सर सैनिटाइजर करते हैं। अच्छा, ये कोविड काल में पढ़ाई के अलावा आपने क्या किया, क्योंकि ज्यादातर तो घर में ही रहना पड़ा? यस सर। सर पढ़ाई के अलावा सर डांस सीखा है सर, घर ही में सर, ड्राइंग। डांस? यस सर। अच्छा, डांस में इंटरेस्ट है आपको? यस सर। सीखा कैसे? लेकिन घर में सिखाने वाला तो कोई होगा नहीं। सर फोन से सीखा है सर, यूट्यूब से। यूट्यूब से? वेरी गुड। यस सर। तो यूट्यूब का आप इस्तेमाल करते हो? यस सर। आपने बताया टेक्नोलॉजी में आपको वैसे रुचि है। यस सर। बेटा मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ प्रशांत, के आपकी प्रगति और विकास में कोई भी बाधा यस सर। ऐसी नहीं रहने जाएगी, ऐसी नहीं रहने दी जाएगी कि आपके मन में ये तकलीफ हो कि काश अगर मेरे पास ये होता। तुम लगातार पढ़ते रहो, मामा तुम्हारे साथ है, सरकार तुम्हारे साथ है, और बढ़ते रहो। यस सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी अगली प्रतिभागी हैं कुमारी मान्या साहू जबलपुर से। मान्या बेटी नमस्ते। नमस्कार महोदय। कौन सी क्लास में हो बेटी अभी? महोदय कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। कक्षा 11वीं, मतलब 10th पास किया है अभी आपने? जी। कितने % मार्क्स थे आपके? 96.7%। वेरी गुड। 96.7 मतलब लगभग 98% के आसपास पहुंच गया। जी। ये कैसे कर पाई? महोदय ऑनलाइन पढ़ाई में घर का, टीचर्स का, परिवारजनों का और स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा और खुद से परिश्रम किया तो ये हासिल कर पाए। परिवार का भी पूरा सहयोग मिला? बिल्कुल पूरा। क्या करते हैं माताजी पिताजी? पिताजी कृषक हैं और माताजी गृहिणी हैं। तो कृषक आप प्रॉपर जबलपुर में खेती है या आसपास से कहीं? नहीं, बिल्कुल प्रॉपर जबलपुर में। प्रॉपर जबलपुर में खेती है। जी। आपको खेती में इंटरेस्ट है कि बिल्कुल नहीं? है, बिल्कुल नहीं है ऐसा तो नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत। बेटी खेती अगर होती है तो लोगों को खाने मिलता है। हम जो सब्जी, फल और अन्न खाते हैं वो खेती के कारण ही खाते हैं। जी बिल्कुल। तो किसान की जिंदगी बहुत मेहनत से भरी है, लेकिन किसान अन्नदाता है क्योंकि भोजन उपलब्ध कराता है, उसी के कारण अपना पोषण होता है। जी। बेटी आपको भविष्य में क्या बनना है? IIT में पढ़ना चाहती हूँ सर, एरोस्पेस इंजीनियर बनने का लक्ष्य है। वेरी गुड। एरोस्पेस। देखिए हमारे बच्चों के लिए नए नए क्षेत्र हैं जिनमें रुचि लेके परिश्रम करके वो कैरियर भी बना सकते हैं और अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं। मैं मान्या बेटी को एरोस्पेस में जो उनकी दिलचस्पी है, रुचि है, उसके लिए बधाई देता हूं। ये एक बात और आप सबको बताओ, क्योंकि कई लोग जुड़े हुए हैं हमसे, बच्चे भी जुड़े हुए हैं। ये आप जो 96.7% मार्क्स लाने के लिए आपने ये बताया कि माता पिता सबका सहयोग मिला, लेकिन आपने परिश्रम किया, मतलब कैसे किया? कितने घंटे आप पढ़ते थे? कितने बजे उठते थे? कितने बजे सोते थे? सर चूंकि स्कूल तो बंद थे इसलिए सारी पढ़ाई खुद से ही करनी पड़ी, तो हमने बायजूस की मदद ली थी। बायजूस जो स्कूल के बाद ट्यूशन प्रोग्राम है उसकी मदद ली थी और उसके थ्रू जो कॉन्सेप्ट क्लियर कभी कभी नहीं हो पाते थे वो बायजूस ने पूरे क्लियर किए। और अभी बोर्ड्स तो हुए नहीं लेकिन रिवीजन टेस्ट वगैरह हुए थे,
तो उसकी तैयारी में भी उसने काफ़ी मदद की। और सेल्फ स्टडी जब टीचर्स की क्लास हो जाती थी, उसके बाद जो टीचर्स ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना, और अगर मैथ्स की क्लास है तो उसको प्रैक्टिस करना पे जोर दिया। बहुत अच्छे बेटी। अच्छा, एक ऐसा उदाहरण कोई है आपके दिमाग में कि जिसने खुद से ही पढ़ाई करी हो, गुरु भी नहीं मिल पाया हो? रविंद्रनाथ टैगोर सर। रविन्द्रनाथ टैगोर। एक और उदाहरण है बेटी, एकलव्य। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे अभी मान्या बता रही थी कि खुद से ही मेहनत करी क्योंकि कोरोना के कारण दिक्कत थी। एकलव्य का नाम आप सबने सुना होगा। कौरव और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। एकलव्य सामान्य परिवार का बालक था, गरीब परिवार से आता था, लेकिन ललक थी पढ़ने की, सीखने की। तो एकलव्य ने सोचा कि गुरु कौन को बनाऊं, तो द्रोणाचार्य जी उस समय सबसे प्रख्यात गुरु थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य के पास गए तो द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं केवल राज परिवार के बच्चों को पढ़ाता हूं। तो एकलव्य ने क्या किया पता है? उसने गुरु द्रोणाचार्य को मनी मन गुरु मान के मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति सामने रख के वो सीखना चाहता था धनुष बाण चलाना, तीर कमान, धनुर्धारी बनना चाहता था। तो उसने मिट्टी की मूर्ति बना के अपने गुरु की और उनके सामने प्रैक्टिस शुरू करी, मिट्टी की मूर्ति के सामने। कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन दिल में ललक थी कि मुझे सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। और इसलिए सीखते सीखते वो इतना प्रवीण हो गया कि एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के साथ घूमने वहां से निकले, तो वो निकल रहे थे, एक कुत्ता था जो भूख रहा था, तो एकलव्य की एकाग्रता में बाधा पैदा कर रहा था। एकलव्य ने अपने तीर कमान से तीर चलाए और कुत्ते को पूरे मुंह को भर दिया उससे, और भरा ऐसा कि वो घायल ना हो। आप कुशलता समझ सकते हैं तीर चलाने की, कि भूख ना पाए इसलिए मुंह में तीर मारे, और मारे इस कुशलता के साथ कि उसके गले में अंदर न लग जाए, केवल मुंह भरे। और जब उसका पूरा मुंह भर गया तो भूखना बंद हो गया। और वही कुत्ता भाग के जब द्रोणाचार्य जी के पास से निकला तो उन्होंने देखा बाणों से मुंह भरा हुआ है और भाग भी रहा है, मतलब मरा भी नहीं, घायल भी नहीं हुआ। तब उनने उत्सुकता मन में उनके जगी कि ये कौन है जिसने इस कुशलता से तीर मुंह में भर दिए कि गले में चोट भी नहीं लगी और मुंह भी बंद हो गया। तो वो एकलव्य निकला। जब वो गए पास में तो एकलव्य था। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये सीखा कहां से? तो उन्होंने कहा आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह गए कि मैंने तो सिखाया नहीं। अब आगे की कथा और लंबी है। जब गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया द्रोणाचार्य ने, मैं उसकी गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन मान्या की बात से मुझे लगा कि अगर परिस्थिति ऐसी बन जाए कि सिखाने वाला भी न मिल पाए, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम सीख सकते हैं। इसलिए मैंने आज एकलव्य का उदाहरण आपको दिया। बेटी मान्या, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे आप एरोस्पेस के क्षेत्र में बड़ा नाम करेंगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत शुभकामनाएं। हमारे अगले प्रतिभागी हैं मोहित शर्मा रायसेन से। मोहित बेटा नमस्कार। नमस्कार महोदय। मोहित, रायसेन में बारिश कैसी हो रही है? लाइट कौन? सर अभी तो कुछ समय से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी तत्काल समय में कुछ 1-2 दिन से बारिश हो रही है, अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है। बारिश देख के मन प्रसन्न होता है? हाँ सर, काफी मन प्रसन्न हो रहा है। जब बादल छाते हैं और मौसम अच्छा होता है, तब एक पक्षी है जो नाच उठता है और बाकी सबको मोहित कर लेता है। उसका नाम पता है आपको? सर निसंदेह मोर है। तो मोर भी मोहित करता है और आपका नाम भी मोहित है। जी सर। मोहित कौन सी क्लास में हो? सर मैं इस समय 12th क्लास में हूँ।
आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट है। तो 11 पास करके 12th में आए तो? जी सर। माता पिता क्या करते हैं? सर मेरे पापा किराना व्यापारी हैं और मेरी मम्मी गृहिणी है। आप क्या बनना चाहते हैं? Bluetooth सर mode. मैं आर्मी में जाकर देश सेवा करना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छे, बधाई आपको। लेकिन आर्मी के लिए तो जरा फिटनेस Here. बढ़िया होनी चाहिए। सर इसीलिए हमने बचपन से स्पोर्ट्स को चुना है कि साथ ही जब हमें आगे जाकर मिलिट्री में हमारा योगदान दें तो हमें कोई भी कमी का सामना न करना पड़े। अरे क्या करते हो आप फिटनेस के लिए? सर मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर हूँ। ताइक्वांडो? जी सर। बहुत अच्छे। और ब्लैक बेल्ट। अच्छा, ब्लैक बेल्ट भी है? जी सर। बाकी बच्चों को डराते तो नहीं? नहीं सर, डराते नहीं है, लेकिन ये अपनी आत्मरक्षा के लिए एक गेम है जो हमें आगे भी बढ़ाता है और कभी जरूरत पड़ने पर हम अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। मैं मोहित को इस जज्बे के लिए बधाई देता हूं कि वो मिलिट्री में जाके, सेना में जाके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। बेटा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उसके लिए फिजिकल परिश्रम वो भी हमको करना पड़ेगा, लेकिन एक आर्मी अफसर को तो मेंटली भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। मतलब केवल शारीरिक बल की नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। और इसलिए पढ़ाई भी आप अच्छी करो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी करोगे। और ये प्रैक्टिस भी, वैसे मोहित के सम्मान में बाकी सबसे भी कहूंगा कि फिटनेस बहुत जरूरी है। जब मैं बोलूंगा तब भी उसके बारे में कुछ बताऊंगा। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। मोहित, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप निश्चित तौर पर देश की सेवा करेंगे, मेरा ये विश्वास है। आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी अंतिम प्रतिभागी कुमारी श्रुति गुप्ता हैं भोपाल से। ये कला से शिक्षा को समृद्ध करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 वर्षों से आयोजित अनुभुंज सांस्कृतिक और थिएटर कार्यक्रमों में लगातार 2 साल उद्घोषणा का कार्य इन्होंने किया है। ये बहुत ही प्रतिभावान हैं, पेंटिंग भी करती हैं और 12वीं की परीक्षा इन्होंने कॉमर्स संकाय से 97% अंक से उत्तीर्ण की है। श्रुति बेटी नमस्ते। जय हिंद मामा जी। जय हिंद बेटी। ये बुलंद आवाज में आपने जय हिंद बोला तो मुझे पूरा विश्वास है आप देश की सेवा भी करेंगे। 12वीं में 12th में आप कितने % मार्क्स लेके आए? 97.4। वेरी गुड। 97.4, 1.6 ही बच पाए, नहीं 2. बहुत अच्छे, बहुत बधाई आपको। आगे क्या बनने का इरादा है? सर चार्टेड अकाउंटेंट। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्षेत्र है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस समय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां देश में शुरू हो रही हैं। बिजनेस, व्यापार, उद्योग ये बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत जरूरी है। तो कोई इंडस्ट्री खोलता है, उद्योग लगाता है, व्यापार बिजनेस करता है तो सीए के बिना नहीं कर सकता। आपने बहुत अच्छे विषय का चयन किया है। बाकी अभी मैडम बता रही थी कि आपको पेंटिंग में भी आपकी रुचि है। यस सर। ये रुचि कैसे जगी बेटी पेंटिंग में? सर ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं था, बट फिर भी नॉर्मल जो चीज़ें देखते थे उनको बनाने का और अपनी ड्राइंग शीट में समाने का इतना ज़्यादा जोश था कि बस अपने से ही जो यूट्यूब पे से पेंटिंग सीख ली या फिर ऑयल पेस्टल की ड्राइंग सीख ली, ऐसे करके सीखा है। क्या क्या बनाया पेंटिंग में आपने? सर मैं यूजुअली जो मार्वल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि मार्वल एवेंजर्स के होते हैं, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, इन सबको बनाया है मैंने और ऑयल पेस्टल में शेडिंग वाली ड्राइंग्स भी की है मैंने। वेरी गुड बेटी, तुम्हारा आत्मविश्वास गजब का है और आगे आगे सीए बनना है। लेकिन मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा की चाय की होटल है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। बेटी आप अपने प्रधानमंत्री जी आपको पता है वो भी चाय वाले के घर जन्म लिया और तुमने पिताजी की भी होटल है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप बहुत प्रतिभाशाली है और आपने जो सोचा है सीए बन के भी आप देश की सेवा करेंगी। अपना ये आत्म
पास बनाए रखना, खूब आगे बढ़ना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। लेकिन सीए बन के भी पेंटिंग मत छोड़। यस सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि पेंटिंग सचमुच में अद्भुत, ये अपने अंदर की जो कला है, अपने अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का प्रकटीकरण रूप में होता है और उसका एक रूप है पेंटिंग। पेंटिंग में भी लगातार आगे बढ़ते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी, शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि जी, बाकी सभी अधिकारी साथी, मध्य प्रदेश को शिक्षा मंत्री प्रक्रिया पूरा भारत प्रक्रिया को नहीं पूरा भारत। खेलते कूदते बच्चे, हंसते मुस्कुराते बच्चे, अलग अलग एक्टिविटीज करते बच्चे, यहां तक कि शरारत करते हुए बच्चे सचमुच में मन मोह लेते हैं। अभी भी कहीं से गुजरता हूं तो छोटे छोटे बेटी बेटा हाथ हिला के कहते बाय मामा, सारी थकान दूर हो जाती है। अद्भुत है बचपन। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आज नहीं, बहुत पहले, बरसों पहले एक फिल्म में गाया गया था। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के राज दुलारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। लेकिन आज मैं शुरू करूंगा एक ऐसे बच्चे की कहानी से जिसने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग, आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग का वो कांड, देश परतंत्र था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के काले कानून के खिलाफ वेबकास्ट बनाइए। इसके साथ पहुंचे और बिना किसी पूर्व चेतावनी के देशभक्तों की सभा पर सीधे निशाना लगा के गोलियां बरसा दी गई। कोहराम मच गया। बचने के लिए लोग इधर उधर, लोगों ने दौड़ने की कोशिश भी की। पास में कुआं था, उसमें कई लोग गिर गए, कुआं लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग खून से लाल हो गया, भारतीयों के खून से, देशभक्तों के खून से। उस समय एक छोटा सा बालक भी वहां उपस्थित था और उस बच्चे ने खून से सनी उस माटी को उठा के ये कसम खाई थी कि जनरल ओडायर, तेरी गोलियों ने देशभक्त भारतीयों के रक्त से ये मिट्टी रंगी है। इस मिट्टी की सौगंध मैं भी तेरे शरीर को गोलियों से भून दूंगा। छोटा सा बच्चा ले लिया संकल्प। जनरल ओडायर इंग्लैंड चला गया। ऊधम सिंह भूला नहीं। उम्र बढ़ने के साथ संकल्प भी मजबूत होता चला गया और अपने संकल्प को पूरा करने ऊधम सिंह भी
इंग्लैंड पहुंच गया। अब उस विस्तार में नहीं जा रहा मैं कैसे पहुंचा। अत्यंत कठिनाइयों से अपने वो दिन बिताए, कई तरह के काम मेहनत की और वो मौके की ताक में लगे रहे। जनरल ओडायर कहां से आता है, कहां जाता है, कहां से निकलता है, पिस्तौल का इंतजाम किया। और एक दिन जैसी मौका मिला, सारी गोलियां जनरल ओडायर के सीने में उतार दी और जलियांवाला बाग का बदला लेके इंग्लैंड की धरती पर ही फांसी के फंदे पे चढ़ गए ऊधम सिंह। आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे लगा कि उनकी पुण्यतिथि है तो उनके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन मुझे आज बताना चाहिए। ये जो आजादी हमको मिली है, ये अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के नहीं दी। हजारों शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को रंगा पवित्र किया, अपना जीवन दिया, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। कुछ समय बाद पिछले अगले साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ आएगी। हम ये न भूलें कि उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ ही आजादी मिली है। आज मुंशी प्रेमचंद जी का भी जन्मदिन, हिंदी के सबसे बड़े कहानीकार, उनको भी प्रणाम करता हूं। बेटा बेटियों, मैं रोज क्या करता हूं, सीएम हाउस में महापुरुषों के चित्रों पे जिनकी जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है, मैं पुष्प अर्पित करता हूं, ताकि उनसे मैं स्वयं भी प्रेरणा प्राप्त कर सकूं। दो काम मैं लगातार करता हूं, एक महापुरुषों का स्मरण और दूसरे रोज एक पेड़ लगाना। पेड़ लगाना मतलब ऑक्सीजन प्लांट लगाना। ये रोज कोई काम करना एक तपस्या होती है। तो मैंने तय किया है कि व्यस्तता कितनी भी हो, शिवराज पेड़ तो लगाना ही है, क्योंकि पेड़ केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर धरती छोड़ के जाए, इसके लिए भी है। मेरे प्रिय बच्चों, बचपन का समय हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आज जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, अपना बचपन भी याद आ जाता है। एक गाना और है, आया है मुझे फिर आज वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का। खेतों में दौड़ना, नर्मदा जी में कूदना, घंटों स्नान करना, दोस्तों के साथ खेलना, मित्रों की सूरत याद आ जाती है। कई पुरानी घटनाएं याद आ जाती। लेकिन बचपन इसलिए और महत्वपूर्ण है कि बचपन में ही बड़े होके हम क्या बनेंगे इसकी नींव पक्की हो जाती है। और इसलिए मैं आज आपसे यह आग्रह कर रहा हूं, ये समय जरूर कष्ट का है, संकट का है, कोरोना काल अभी चल रहा है, और इसलिए मेरे कई बच्चों ने आज बताया, 5 बच्चों से मैंने बात की, कोरोना काल में भी उनकी गतिविधियां थमी नहीं, वो कुछ ना कुछ बेहतर करने के प्रयास करते रहे। मैं कोरोना काल के कारण, क्योंकि अभिभावक भी आज मुझसे जुड़े हैं और अध्यापक मित्र भी जुड़े हैं, शिक्षक गुरुजन जुड़े हैं। मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु से बड़ा पद कोई हो नहीं सकता। अंदर की ना आएगी वो तो आएगी। हमारे यहाँ तो कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। साक्षात परमेश्वर गुरु को मानता है। कोरोना काल में जिस लगन से और मेहनत से
बच्चों के अध्यापन का काम आपने किया, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। कई हमारे शिक्षकों ने घर को ही स्कूल बना दिया था, कई जान हथेली पे लेके स्कूल जाते रहे, बच्चों को सिखाने का प्रयत्न करते रहे। कोरोना के काल में दूसरे काम भी, क्योंकि वो संकट काल था, वो करते रहे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, स्कूल जरूर हमने प्रारंभ किए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। अभी कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, केरल में 22,000 से ज्यादा रोज आ रहे हैं, हमारे बगल में महाराष्ट्र में आ रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में भी 22 कोरोना के पॉजिटिव केस आए। इंदौर में आते हैं, भोपाल में, कभी कभी कदुका जबलपुर में, लेकिन सागर संभाग के भी कुछ जिलों में आए। उसके हमको सावधान पूरी तरह से रहना है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना, दूरी बना के रखना अनिवार्य है। इसलिए हमने क्लासें एकदम नहीं खोल दी, हम धीरे धीरे प्रारंभ कर रहे हैं और परिस्थितियों को देख के आगे हम फैसला करेंगे। लेकिन सावधानी पूरी तरह से जरूरी है। मैं माता पिता से एक बात और आज जरूर कहना चाहूंगा, बच्चों का ध्यान जरूर रखें। माता पिता भी गुरु ही होते हैं, अच्छे संस्कार माता पिता से ही पढ़ते हैं। कोरोना काल में कई बार बच्चों ने अपने आप को एकाकी महसूस कर लिया और अपने ऑनलाइन शिक्षा के लिए हाथ में स्मार्टफोन दे दिया, मोबाइल दे दिया, और आपने उनकी चिंता करने की ध्यान नहीं रखा। एक दुखद घटना आप लोगों ने आज पढ़ी होगी कि खेलते खेलते किसी ऐसी आदत में फंस गए कि जिसके कारण बच्चे ने अपनी जान दे दी। ये बच्चे हमारे प्राण हैं और इसलिए इनको दिशा देना ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। इनको लाड़ प्यार नहीं करते ऐसा मेरा नहीं कहना है। बच्चे तो प्रेम के साक्षात स्वरूप है और मैं मानता हूं प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम से बड़ी उपासना और कोई नहीं है। संदर्भ आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। मेरे वैसे सब बच्चे, सभी तो मेरे, लेकिन मेरे घर जन्म लिया 2 बेटों ने, कार्तिकेय और कुणाल। जब कार्तिकेय ने जन्म लिया और कुणाल ने भी, तो मैंने सबसे पहले अपनी गोद में लेके उनके कान में गायत्री मंत्र बोला, इस भाव के साथ कि प्रभु इसको सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग पे चलाना। ये माता पिता की ड्यूटी होती है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करें कि बच्चों का जीवन बेहतर बने, सद्गुण और सत्संस्कार उनमें आए। गीता जी के 18 अध्याय मैंने दोनों को पढ़ाने की कोशिश की, समय निकाल के मुख्यमंत्री रहते हुए क्या रहूंगा। कई बार अपन क्या कहते हैं, हम तो बहुत व्यस्त हैं, टाइम ही नहीं मिलता। जब मैं मुख्यमंत्री होते हुए टाइम निकाल सकता हूं तो आप भी निकाल सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों की चिंता आप जरूर करें। कोरोना का टेस्ट लगातार चल रहा है, बीच में करवाते रहे, और टीका जरूर लगवा ले जिन्हें नहीं लगवाया। शिक्षक भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और अभिभावक भी। सावधानी जरूरी है। अब मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, एक तो हर एक बच्चे में टैलेंट होता है, क्षमता हर एक में होती है, प्रतिभा हर एक में होती है। कोई ये ना सोचे कि एक में ज्यादा बुद्धि है, मुझ में कम है, सब में बराबर है। अभी अपने ऊपर है कि उस बुद्धि का प्रकटीकरण, उस टैलेंट का प्रकटीकरण करने के लिए हम मेहनत कितनी करते हैं। मेहनत करेंगे तो टैलेंट का, बुद्धि का, मस्तिष्क का, ब्रेन का इस्तेमाल होगा। ये
मैं बताना चाहता हूं, बच्चों को विशेष रूप से, कि हम अपने मस्तिष्क की क्षमता के बहुत कम भाग का इस्तेमाल करते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अजूबी बात ये क्या कि आप जितना खर्चोगे उतना बढ़ेगी, और इसलिए कोई ना सोचे कि मुझ में कम बुद्धि, सब में बराबर है। कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम जैसा सोचते और करते हैं वैसा बन जाते हैं। अब हमने सोच लिया सीए बनेंगे तो बनेंगे, एरोस्पेस इंजीनियर बनेंगे तो बनेंगे, आईएएस बनेंगे तो बनेंगे, मिलिट्री में अफसर बनेंगे तो बनेंगे। और हम सोच ले नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बुद्धू हूं, मुझ में तो अकल ही नहीं है, तो मौकी मक्खी भी पड़ोसी घोड़ा नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, जैसा चाहोगे वैसा बन जाओ। और इसलिए आज से ये सोचो, मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की नहीं कह रहा, लेकिन 9, 10, 11, 12 मेरे बच्चों, आज से सोचो कि कुछ बनना है, लेकिन कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। अपने आप हम नहीं बन जाते, और इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित करो जीवन का। अब आप उम्र के उस पड़ाव में हैं, विशेषकर जो 9, 10, 11, 12 में है, वो अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। तय करवाने में आपको गुरु आपको सहयोग करेंगे, आपके माता पिता मम्मी पापा आपको सहयोग करेंगे, शिक्षा मंत्रालय हमारा सहयोग करेगा, माँ बाप भी यथासंभव प्रयास करेंगे, लेकिन तय करेंगे करना क्या है। और जो तय करें उसको करने के लिए एक रोड मैप बनाएं कि वो कैसे करना है। कुछ चीजें उसके लिए जरूरी है। एक, जीवन में अनुशासन। अनुशासन का मतलब नियमितता। कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये हमको निर्धारित करना पड़ेगा। देखो ये जीवन को बनाना साधना है, तपस्या है। मान लिया हम तय करते हैं कि हम 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, जो भी में 6 बजे उठेंगे, तो अपवाद छोड़ के, परीक्षा खत्म हुई तो 2-4 दिन फिर सोना है, वो एक अलग विषय है, लेकिन अपवाद छोड़ के नियमितता का पालन करना। और कुछ बनने के लिए एक चीज और जरूरी है, वो है स्वस्थ रहना। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, मतलब जिसके शरीर में ताकत ही नहीं है वो फिर कुछ नहीं कर सकता। पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर तो स्वस्थ रहना चाहिए, इसलिए जरूरी है व्यायाम, खेलकूद। केवल पढ़ाई नहीं, खेल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज पालकों से, माता पिताओं से कहना चाहता हूं, डंडा लेके हमेशा बस पढ़ बैठ वही मत किया कर। बच्चों को खेलने कूदने का भी समय दो, और नहीं तो स्कूल से आए फिर और कहीं कोचिंग में बिठा दिया, और फिर समय ऐसा हो गया कि टीवी खोल लिया या स्मार्टफोन पे या मोबाइल फोन पे शुरू हो गए, तो शारीरिक मेहनत कम होती तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता। खेलना कूदना, नियमित व्यायाम, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, कुछ योगासन कर सकते हो। और मेरे बच्चों, प्राणायाम भी एक अचूक अस्त्र है शरीर को स्वस्थ रखने का। इसलिए हम लोग योग सिखाने की भी स्कूलों में कोशिश करते हैं, और योग की तीसरी चीज और ध्यान रखना, बिल्कुल पर्सनल बात कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं, खाने पीने का ध्यान। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कभी कभार कुछ खा सकते हैं, कचौड़ी, समोसे, पकोड़े उड़ा सकते हैं कभी कभार, लेकिन हमेशा नहीं।
हम भी जब जाते थे स्कूल के पास ठेला लगा रहता था, उसमें कबीट आते थे, इमली, चोइया, आज तो चोइया भूल ही गया हो, खट्टे खट्टे लगते थे, खाते थे तो मजा आता था। बेर खाते थे, बेर, उबले हुए बेर भी। फल खाना अच्छी आदत है। कितने बजे तक? कभी कभी हम भी कचौड़ी समोसा पकौड़े, आजकल कचौड़ी समोसा का प्रचलन कम हो गया, आजकल तो पिज्जा, बर्गर, जंक फूड। 8 मिनट हो रहे। अब ये खाते समय थोड़ा अच्छा लग सकते, लेकिन ये स्वस्थ शरीर के लिए नहीं है। एक आध बार सप्ताह में खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन रोज तो वही खाना चाहिए जो शरीर के लिए हितकारी हो। भोजन के बारे में 3 सूत्र है, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। अपने ऋषियों ने कहा है, हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाओ। फल चाहिए, सब्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के लिए पनीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। Bluetooth mode. जो शरीर के लिए हितकारी। हम अंकुरित अनाज खा सकते हैं। Paired. मूंगफली जैसी चीजों में भी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाए। मितभुक का मतलब भूख से थोड़ा कम खाए, जितनी भूख लगी नहीं तो एकदम गले तक भर लिया भी, उसकी जरूरत नहीं है। और ऋतभुक का मतलब ऋतु में जो फल या जो चीज होती है, चाहे वो कोई जरूरी नहीं कि महंगी खाए। अमरूद के सीजन में अमरूद खाएं, आम के सीजन में आम खाएं। मैं भोजन पर लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन हम कैसा खाएं ये भी जरूरी है। समय पर पढ़ाई के समय खेल, के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई। और पढ़ाई का मूल है कंसंट्रेशन। आपने किताब खोली और दिमाग कहीं और प्लेग्राउंड में है तो आप नहीं पढ़ सकते ढंग से, आपके दिमाग में आधी बात आएगी नहीं। लेकिन एकाग्र चित्त होकर अगर आप पढ़े, मुझे एक प्रसंग और याद आ गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव जो उनके शिष्य थे उनकी परीक्षा लेने का सोचा। आपने भी बचपन में पढ़ी होगी, शायद पाठ्य पुस्तक में अब है कि नहीं, लेकिन मैं जब पढ़ता था तो वो थी कहानी। उनको तीर चलाने की परीक्षा लेनी थी, धनुष बाण। सबके हाथ में धनुष बाण दे दी, एक पेड़ पे एक चिड़िया रख दी गई और सबसे कहा गया कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। सब तैयार, लेकिन क्या निशाना लगाने के पहले एक सवाल पूछूंगा द्रोणाचार्य जी। कौरव पांडवों ने कहा कि पूछिए। उन्हें पूछा, बताओ सामने चिड़िया बैठी है और पेड़ पे बैठी है, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन हो, दुशासन हो, भीम हो, बाकी लोग हो, सब लोगों ने कहा गुरुजी सब दिख रहा है, आंखें खराब थोड़ी है, पेड़ है, पेड़ की शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल है, उस पर चिड़िया बैठी हुई है, चिड़िया बैठी हुई है। एक एक से पूछते गए और रिजेक्ट करते गए। अर्जुन से उन्होंने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। गुरुजी ने फिर पूछा कि पत्ते दिख रहे हैं? बोले नहीं। डाली दिख रही है? बोले नहीं। फूल दिख रहा है? बोले नहीं, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और सबसे सटीक निशाना चिड़िया की आंख पर लगाया अर्जुन ने। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा यही है कि हम एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो चीज हमारे दिमाग में बैठेगी। कंप्यूटर है दिमाग हमारा, अब उसमें डिपॉजिट करना है तो उसके लिए कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा। मैं जब परीक्षा के समय पढ़ता था तो पढ़ते समय मैं इतने ध्यान से पढ़ता था कि जब मैं लिखने बैठता था परीक्षा में तो मुझे वो पन्ना ऐसा लगता था कि मेरे सामने पन्ना रखा है। पन्ने पे नंबरिंग भी है तो नंबर कौन सा वो याद रहता था, क्योंकि कंसंट्रेट अगर हमने कर लिया तो दिमाग में बात बैठ जाती है। तो एकाग्र चित्तता जरूरी है।
फिर जैसा कहे वैसा करना ये अपने चरित्र को गढ़ता है। द्रोणाचार्य जी ने एक पाठ पढ़ाया, सदैव सदा सत्य बोलो, और कहा इसको याद करके आना। तो 104 ने दूसरे दिन फटाफट बता दिया, सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा आज याद नहीं हुआ, कल बताऊं। कल आए, फिर कहा कि आज भी याद नहीं हुआ। 5-6 दिन हो गए तो नाराज हो गए द्रोणाचार्य, बोले इतना सा पाठ याद नहीं हो रहा, सदा सत्य बोलो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं रोज कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बोलते समय कोई ना कोई झूठ निकल जाता है, तो मैं कैसे कहूंगा। और एक दिन फिर युधिष्ठिर ने कहा हाँ अब मुझे पाठ याद हो गया। सत्यवादी के रूप में युधिष्ठिर आज तक स्थापित है। ये चीज अपने चरित्र को बनाती बेटा बेटी। जैसा हम आचरण करते हैं वैसा हमारा चरित्र बनता है, और लोग फिर हमारे बारे में वैसे ही सोचते हैं। और इसलिए ये जीवन में नियमितता, गलत संगत से बचे। कोई भी छोटी चीज किसी के साथ मिलके जिसकी गलत आदत तो सीख ली तो वो जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। एक चोर को सजा हो गई, जेल भेज दिया गया। उसने इच्छा प्रकट की कि मां से मिलना चाहता हूं। मां मिलने आई तो चोर ने अपनी मां की नाक काट ली। लोगों का कितना दुष्ट है, चोर तो है, मां की नाक भी काट ली। तो उसने उत्तर दिया कि ये अगर दोषी कोई है तो ये मेरी मां है। आगे जब मैं छोटी मोटी चोरी करता था बचपन में तभी मुझे समझा देती तो बड़ा चोर बनने की नौबत नहीं आती। मैं पालकों से भी कहना चाहता हूं कि जरा भी कोई ऐसी चीज लगे कि बच्चों को टोकना है तो जरूर टोकें। माता पिता गुरु का आदर करें। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। और गुरुओं से भी मेरा यही कहना है कि अध्यापन से बड़ा पवित्र काम और कोई नहीं है। एक गुरु कई अच्छे नागरिक और महापुरुष तैयार कर सकता है। मैं भी आज मुख्यमंत्री हूं तो मेरे गुरु को श्रेय देता हूं। श्रीमान रतन चंद जैन जी जिन्होंने मुझे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उन्हें जो संस्कार दिए उसी ने कुछ अच्छी चीजें मुझ पर भरी। और इसलिए इस पवित्र कार्य को हमारे शिक्षक जन उसी भाव से करने का प्रयास करें। नई शिक्षा नीति में प्ले स्कूल की धारणा है, खेलते कूदते बच्चे पढ़ें। नई शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश भी अच्छा सा पालन करेगा। इंदर सिंह परमार जी हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि सीएम राज जैसी स्कूल की कल्पनाएं हमारी। शिक्षा हमारा ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देने का काम पूरा करे, उसका प्रयास जारी रहेगा। एक अभी रश्मि मैडम ने जो बताया, नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने वाला है, तो बच्चे भी ध्यान रखें और शिक्षक भी ध्यान रखें कि ये दक्षता की परीक्षा है हमारी। मध्य प्रदेश बहुत पीछे रहा है पिछले वर्षों में, इस बार टॉप 10 में स्थान जरूर बनाना है। इसलिए बच्चे भी प्रयत्न करें, शिक्षक भी प्रयत्न करें। और मैं अपने बच्चों से इतनी कहना चाहता हूं, भविष्य की चिंता मत करो, तुम तो परिश्रम करो। धन के अभाव की भी चिंता मत करना। अगर एक नहीं अनेक योजनाएं आज मैं योजनाएं बता नहीं रहा जो आपके बेहतर शिक्षण के लिए, मामा काय के लिए हर कदम पे आपका साथ देगा। संबल योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली बच्चों की फीस भरवाने का काम, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, IIT IIM करना है, रास्ते हमने निकाले, कई तरह की योजना बनाई और जरूरत पड़ेगी तो नई भी बना दूंगा, चिंता मत कर। लेकिन धन की बाधा पढ़ाई में नहीं आने दूंगा। प्रतिभा का प्रकटीकरण करो, मेहनत करो, रास्ता हम बनाएंगे। 10वीं में कंप्यूटर दे देगा, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कैरियर काउंसलिंग में भी मदद करेंगे। ऊपर आगे बढ़ के अपने देश की सेवा करो, माता पिता का नाम रोशन करो और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हें स्वयं गर्व हो कि एक बेहतर मानव जीवन हमने जिया है।
और मैं फिर कहता हूं, स्वामी विवेकानंद कहते थे, इतनी बड़ी बात बोल दी। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, असाधारण हो। वो कहते थे तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमता पहचानो और बड़ा काम करने का संकल्प लो। निश्चित तौर पर तुम्हारा जीवन यशस्वी होगा, ये मेरा विश्वास है। हर कदम पर सरकार आपके साथ है और मामा आपके साथ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, गुरुजनों को प्रणाम। नया मध्य प्रदेश गढ़ेंगे नई शिक्षा नीति के माध्यम से। बच्चे पढ़ेंगे भी, खेलेंगे कूदेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी और देश को और अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, प्यार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारा विश्वास है कि आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को जीवन की हर चुनौती का साहस से सामना करने और अपने लक्ष्यों की पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की प्रेरणा हमेशा देता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री एस धनराजू से अनुरोध है कि वे आभार प्रदर्शित करें। आज विद्यार्थी संवाद के माध्यम से प्रदेश के सभी बच्चों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से संवाद करते हुए उनको अपना जिम्मेदारी के साथ साथ क्या पोटेंशियल है उसको भी आपने प्रेरणा दिया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हर कदम हमारे मार्गदर्शन करते हुए विभाग को आगे बढ़ा रहे राज्य शिक्षा मंत्री जी को भी विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर। और प्रमुख सचिव महोदया, उप सचिव महोदया और पूरे मैदानी अमला आज हमारे साथ जुड़े हुए सर, उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। और विशेषकर बच्चे जिनके लिए ये पूरा हम कार्यक्रम कर रहे हैं उनको, उनके अभिभावकों को, उनको सभी को विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।